इस लेक्चर में हम बात करेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब बात करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर की। इट रिफर्स टू 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मोलिक्यूल। ठीक है, तो ये 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन मोलिक्यूल का, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड फोल्ड इनटू सेकेंडरी सीक्वेंस हमने देखा था। जो प्राइमरी सीक्वेंस था अमाइनो एसिड का, प्राइमरी बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था? इट इज बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ओनली द सीक्वेंस। ठीक है ना, बस अमाइनो एसिड सीक्वेंस में लगते गए, उसी को हमने बोल दिया क्या? प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब हमने देखा कि ये जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लग गए हैं एक दूसरे से, तो हमने बोल दिया हाँ अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ हमारा। ठीक है ना, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारा क्या फॉर्म हुआ था? हेलिक्स फॉर्म हुआ था और सीट। ठीक है ना, एंड ऑल सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट, दैट इज आपने हेलिक्स पढ़ा था, बीटा सीट पढ़ा आपने। ठीक है ना, टर्न्स और कोइल्स। अब टर्न्स क्या होता है? लेट्स सपोज ये एक हेलिक्स है, ठीक है ना, और ये एक बीटा सीट। चलो दूसरा हेलिक्स बना देता हूँ, ये 2 हेलिक्स है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये हेलिक्स, ये वाला जो पार्ट, ये जो रेड में दिखा रहा हूँ, ये जो पार्ट है ये हेलिक्स का पार्ट नहीं है। हमारे पास इस स्ट्रक्चर में 2 हेलिक्स है, एक हेलिक्स ये रहा, एक हेलिक्स ये रहा। ठीक है ना, एक हेलिक्स ये रहा, एक दूसरा हेलिक्स ये रहा, 2 हेलिक्स है आपके पास। बट ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये हेलिक्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये हम बोल रहे हैं यहाँ पे टर्न्स ले रहा है, टर्न ले रहा है, एक टर्न हुआ, एक टर्न हुआ। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं टर्न्स। ये क्या कहलाता है हमारा? टर्न्स। टर्न्स बोलोगे तो बेंड्स बोलोगे, बेंड्स। ठीक है ना, टर्न्स या बेंड्स बोल सकते हैं। अब कोयल क्या होता है? जब यही हिस्सा, जब जहाँ पे आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर मुड़ रहा है, जहाँ पे आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? मुड़ रहा है, तो ये हिस्सा जब बड़ा हो जाएगा, मान लो ये हिस्सा ही बड़ा है, ये हिस्सा बड़ा है, जस्ट बड़ा है थोड़ा, इसी को अब हम बोलेंगे लूप। ठीक है ना, लूप बोलोगे तो कोयल बोलोगे, ठीक है ना, इसको आप लूप बोलोगे तो कोयल बोलोगे। जब ये टर्न्स लेता है, टर्न लेने में आपको पता है जब भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, टर्निंग के जगह पे कौन होता है? ये होता है आपका प्रोलीन। कौन? प्रोलीन। और क्या है आपका? ग्लाइसिन। ये 2 अमाइनो एसिड होते हैं जो टर्न्स पे प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पे टर्न लेना है वहाँ पे ये 2 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ये टर्निंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, और अगर सिंपल छोटा सा टर्न हो रहा है, छोटा सा ऐसा बिल्कुल छोटा सा टर्न बोलेंगे, टर्न, इसको बोलेंगे टर्न, छोटा सा अगर हो रहा है तो टर्न्स में आपका पास ज़्यादा से 3 से 4 अमाइनो एसिड होगा, 3 से 4 अमाइनो एसिड से टर्न ले लेगा। बट आपको अगर ये पूरा कोयल बनाना, पूरा लूप बन के ऐसे टर्न ले रहा है, पूरा लूप बन के डायरेक्शन चेंज हो रहा है ऐसा, ये लूप के थ्रू, देन इसमें आपके अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे। ठीक है ना, इसमें 3-4 से ज़्यादा अमाइनो एसिड होगा, इसमें बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड होगा कंपेयर टू ये। तो आपके पास टर्न्स में अमाइनो एसिड कम होता है, 3 to 4 अमाइनो एसिड में ही हो जाता है टर्न कंप्लीट हो जाता है। कोयल्स में ज़्यादा अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो हमने हेलिक्स देखा, सीट देखा, टर्न्स और कोयल्स देखा। कम टुगेदर थ्रू वेरियस नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस टू गेट फोल्ड इनटू टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? बेसिकली आपके टर्सरी स्ट्रक्चर में आपका सीट होता है, ठीक है ना, सीट अभी बना रहने दो, हेलिक्स होता है, सीट होता है, सीट में ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, हेलिक्स होगा आपके पास, चलो सीट को ऐसे दिखाओ, सीट होगा, टर्सरी स्ट्रक्चर में आपके पास क्या क्या होगा? हेलिक्स होगा, सीट होगा और टर्न्स होगा और कोयल होगा। जैसे कि आप एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, देखो इसमें क्या है, आपको ये कोयल आपको ये हेलिक्स दिख रहा होगा, ये हेलिक्स दिख रहा होगा। ठीक है, आपको ये जो येलो कलर में दिख रहा है वो बीटा स्ट्रैंड है, बीटा सीट है, ठीक है, ये बीटा सीट है, ये आपको बीटा सीट दिख रही होगी। ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको? ये टर्न्स दिख रहा है, जो जब बहुत बड़े हैं ये, और छोटा सा होगा, ये लूप्स है, लूप्स है और छोटा सा होगा तो उसको बोलेंगे टर्न्स।
तो ये सारे हैं। तो अब ये सारे ऐसे नहीं है, ये सारे आपस में इंटरेक्शन बना के रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमने बात करें तो इसमें तो नहीं, प्रीवियस के जब मैंने आपको अमाइनो एसिड जब पढ़ा था, जब हम अमाइनो एसिड पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया था कि जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, मान लो ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है पूरा, ठीक है, पूरा ये अमाइनो एसिड है, तो आपको बताया गया था कि यहाँ पे क्या होता है, आयनिक इंटरेक्शन होता है। आयनिक इंटरेक्शन के बारे में बताया था, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के बारे में बताया था, आपको डाइसल्फाइड ब्रिज के बारे में बताया था, ठीक है। इन सब चीज़ के बारे में हम पहले बात कर रखे हैं। तो क्या है ये ना कि सॉरी एक सेकेंड, इसको तो मैं इरेज कर लेता हूँ। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये एक साथ आते हैं और थ्रू नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के थ्रू जुड़ते हैं। जो आयनिक इंटरेक्शन देखा हमने, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन था, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन था। बट एक बात याद रखना, जो डाइसल्फाइड इंटरेक्शन है ना, डाइसल्फाइड जो इंटरेक्शन था, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना था, ठीक है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन से आपस में जुड़ते हैं। अगर बोलोगे कि ये अल्फा हेलिक्स और ये बीटा स्ट्रैंड का के बीच में कोई इंटरेक्शन होगा, ठीक है, कोई इंटरेक्शन हो सकता है, एंड गेट फोल्डेड इनटू टर्सरी स्ट्रक्चर में ये फोल्ड हो जाते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज फंक्शनली एक्टिव, और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये फंक्शनली एक्टिव होता है, ठीक है ना, एज वेल एज कॉम्पैक्ट ग्लोब्यूलर इन नेचर। ग्लोब्यूल के शेप का होता है, ग्लोब आपने देखा हो, स्फेरिकल शेप बोल सकते हो, ठीक है ना, स्फेरिकल शेप का होता है ग्लोब्यूलर, यहाँ पे स्फेरिकल शेप उधर दर्शा रहा है, ग्लोब्यूलर शेप का होता है और कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। स्पेसिंग बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, मिनिमम स्पेस होते हैं, बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है। द फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनटू टर्सरी इज ड्रिवन बाय द हाइड्रोफोबिक। हाँ, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, मान लो एक टर्सरी, ये देखो जान दो, ये एक टर्सरी स्ट्रक्चर है, हाँ, तो इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर कैसे हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये भी एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये भी एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक साथ मिलकर टर्सरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, और बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप एक दूसरे से कैसे इंटरेक्शन रखते हैं, ठीक है ना। और मेजर देखो इंटरेक्शन तो हमने बता दिया, आयनिक इंटरेक्शन होगा, ठीक है, आयनिक इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा, आपका क्या होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, और क्या होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, H बॉन्ड। ये ऐसे ये सारे आपको इंटरेक्शन देखने मिलेगा, आयनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक, और ये क्या है, डाइसल्फाइड ब्रिज, और ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। बट सबसे ज़्यादा मेजर, सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है, सबसे ज़्यादा योगदान इसका होता है, कौन सा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन प्ले मेजर रोल। दिस फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनटू टर्सरी इज ड्रिवन बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। बाकी सब इंटरेक्शन है लेकिन ये मेजर है, ठीक है ना, ये डोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी का होता है, इस स्ट्रक्चर को बनने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले कौन करता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। बट दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबल ओनली व्हेन द पार्ट्स ऑफ प्रोटीन डोमेन, ये चीज एक बार मैं इस चीज को स्किप करता हूँ, ठीक है, नीचे वाली लाइन को देखना। बट दीज स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आप फॉर्म कर रहे हो, टर्सरी स्ट्रक्चर जो आप फॉर्म कर रहे हो, ये आपका स्टेबल होगा कब, ओनली व्हेन द पार्ट्स ऑफ द पार्ट ऑफ ए प्रोटीन डोमेन। प्रोटीन का एक देखो, एक प्रोटीन होता है ना, एक प्रोटीन होता है, मान लो एक प्रोटीन है, प्रोटीन का एक हिस्सा होता है, प्रोटीन का एक पार्ट, द पार्ट ऑफ द प्रोटीन विच इज कैपेबल, विच इज, मान लो एक ये प्रोटीन है, इमेजिन दिस इज ए प्रोटीन, ये पूरा एक प्रोटीन है, ये एक फंक्शन करता है, इसका एक फंक्शन है, ये फंक्शन क्या कहता है, ये इसका एक फंक्शन, मान लो कोई भी एक फंक्शन एक्स, ये कोई एक फंक्शन परफॉर्म करता है एक्स, ठीक है ना, एक फंक्शन परफॉर्म करता है एक्स। तो अब इस प्रोटीन का एक हिस्सा ये निकाल लें, ये प्रोटीन का एक हिस्सा ये निकाल लो, उसका ये हिस्सा कैपेबल है अगर इस काम को करने के लिए, अगर वो हिस्सा ये काम कर पा रहा है, तो इसलिए हम इस हिस्से को क्या बोल देंगे, डोमेन। प्रोटीन का वो हिस्सा
जो पूरे प्रोटीन का जो फंक्शन है उस फंक्शन को अकेला परफॉर्म कर सके, उसी को हम बोलते हैं डोमेन। तो बट द स्ट्रक्चर, देखो डोमेन को कैसे डिफाइन किया गया है, देखो डोमेन को जो कैसे डिफाइन किया गया है, सेक्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन का एक हिस्सा दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट कर सकता है, एंड सफिशिएंट टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, वो फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है उसका, जो पूरा प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म कर रहा था वो एक सिंपल सा हिस्सा, इस प्रोटीन का ये वाला हिस्सा परफॉर्म कर सकता है उस फंक्शन को, ठीक है। नाउ देखो ध्यान से सुनना, बट द स्ट्रक्चर इज स्टेबल, जो स्ट्रक्चर वो तभी स्टेबल होगा व्हेन द पार्ट ऑफ द प्रोटीन डोमेन, जो प्रोटीन का जो डोमेन है, जो इस हिस्से की बात करें प्रोटीन का जो डोमेन है, आर लॉक्ड इनटू प्लेस बाय स्पेसिफिक टर्शरी इंटरेक्शंस, जो प्रोटीन का जो डोमेन है, डोमेन मतलब प्रोटीन का ये वाला हिस्सा, प्रोटीन का वो फंक्शनल हिस्सा, प्रोटीन का वो फंक्शनल हिस्सा, ठीक है ना। तो प्रोटीन का जो डोमेन है, अब डोमेन में बार बार डोमेन बोलूंगा, आप समझ जाना डोमेन क्या है। तो प्रोटीन का डोमेन है वो लॉक्ड होगा एक स्पेसिफिक प्लेस में एक स्पेशल प्लेस में बाय स्पेसिफिक टर्शरी इंटरेक्शन के थ्रू। समझो मतलब क्या है, ये पूरा एक प्रोटीन है, ये पूरा एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन का कोई एक ऐसा हिस्सा होगा, प्रोटीन का कोई एक ऐसा हिस्सा होगा जो डोमेन कहलाएगा। मान लो ये डोमेन है, मान लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज ए डोमेन। अब ये डोमेन यहाँ पे इस प्लेस में ये डोमेन है, और इस डोमेन को क्या हो रहा है कि बाकी सारे जो आसपास के जो प्रोटीन, इस प्रोटीन के जो हिस्से हैं वो इसको स्टेबलाइज करके रखे हैं थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, लाइक सॉल्ट ब्रिज आपका आयनिक इंटरेक्शन ही है, ठीक है ना, सॉल्ट ब्रिज आपका आयनिक इंटरेक्शन ही है। क्या होता है, एसिड अमाइनो एसिड और बेसिक अमाइनो एसिड इन दोनों के बीच बनता है, एसिडिक अमाइनो एसिड और बेसिक अमाइनो एसिड के बीच में आयनिक इंटरेक्शन होता है, पता है ना। तो ये सॉल्ट ब्रिज भी बोल सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू और टाइट पैकेजिंग ऑफ आर ग्रुप के थ्रू, या तो डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू, इन सब के थ्रू ये जो आपका डोमेन है वो एक जगह पे अच्छे से कॉम्पैक्ट वे में फिक्स रहता है, लॉक्ड रहता है इस पोजीशन में। अगर इस डोमेन के पोजीशन में कुछ दिक्कत आ गई, लेट्स सपोज ये जो डोमेन था क्या कहना आपने, मान लो ये डोमेन को आजू बाजू से इंटरेक्शन से आप इसको क्या कर रखे हो, स्टेबलाइज कर रखे हो, इस डोमेन को आप डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन से आप स्टेबलाइज करके रखे हो इस स्ट्रक्चर में। मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ाया और ये सारे इंटरेक्शन टूट गए, ये सारे इंटरेक्शन टूट गए, ये सारे इंटरेक्शन कमजोर पड़ गए, तब तो अब ये जो डोमेन है आपका, ये तो अब यहाँ पे लॉक नहीं रहेगा, ये तो अब अपनी पोजीशन थोड़ी सी बदल लेगा, ठीक है। अब इसमें इसकी पोजीशन में चेंज आएगी, तो इसकी वजह से अब ये जो प्रोटीन है वो फंक्शन करना बंद कर देगा, इसका फंक्शन खत्म हो जाएगा, ये प्रोटीन फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो हाँ, तो हमने जाना कि जो आपका जो प्रोटीन का जो डोमेन है वो लॉक्ड होता है स्पेसिफिक प्लेस में बाय स्पेसिफिक इंटरेक्शन सच एज सॉल्ट इंटरेक्शन, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आपके पास होगा क्या, साइड चेन होगा, जो आर ग्रुप है आपका वो टाइटली पैक्ड होगा, और डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू वो एक जगह पे फिक्स रहेगा। अगर ये इंटरेक्शन थोड़ा वीक पड़ेगा तो इसका जो पोजीशन है वो डिसलोकेट होगा, वो यहाँ से इस पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है ना, वो फिर उस तरह से लॉक नहीं रह पाएगा इस पूरे स्ट्रक्चर में। तो इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या हो जाएगा, वो अल्टर हो जाएगा, ये फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देगा, ये फंक्शनल लेवल नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये एक इमेजिन करो जैसा, ये एक डायग्राम देखो, ठीक है ना, ये चीज़ देखो एक बार, इसमें जो ग्रीन डॉट से बनाया है वो अमाइनो एसिड है, कौन से, वो है हाइड्रोफिलिक, है, वो पोलर अमाइनो एसिड है, पोलर है तो हाइड्रोफिलिक होंगे, ठीक है। ये भी पोलर अमाइनो एसिड है ग्रीन वाले, जो रेड वाला है वो नॉन पोलर है, और नॉन पोलर है तो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है, नॉन पोलर है तो हाइड्रोफोबिक। तो अगर इस स्ट्रक्चर को, ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है आपके पास, ये जो लीनियर स्ट्रक्चर बनाया हमने, इसको अगर आप एक्वस मीडियम में डाल दोगे, ठीक है ना, एक्वस मीडियम में डालोगे तो क्या होगा ना, ये कुछ ऐसा अरेंज हो जाएगा, जो रेड वाला जो आपके पास जो रेड वाला हिस्सा है, जो नॉन पोलर जो अमाइनो एसिड है वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट ले लेंगे, वो प्रोटीन के अंदर चले जाएंगे, बरीड इनटू प्रोटीन,
ठीक है ना, वो कोर में चले जाएंगे, कोर बनाएंगे प्रोटीन का। और सरफेस पे कौन रहेंगे, सरफेस पे कौन रहेंगे, वो रहेंगे आपके कौन पोलर वाले, पोलर अमाइनो एसिड, वो सरफेस पे रहेंगे। क्यों, बाहर वो वाटर से इंटरेक्शन कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बट ये चाहेंगे, जो नॉन पोलर है वो चाहेंगे वो कोर में फिट हो जाए, इस प्रोटीन के कोर में फिट हो जाए, सो दैट वाटर से इंटरेक्शन ना कर पाए ये। ठीक है, तो देखो ये लीनियर स्ट्रक्चर था, आपने जैसे ही इसको एक्वस में डाला तो हाइड्रोफोबिक नेचर काम किया, हाइड्रोफोबिक की वजह से ऐसे स्ट्रक्चर में डल गया। अगर हाइड्रोफोबिक यहाँ पे काम नहीं करता, मान लो हाइड्रोफोबिक नेचर नहीं शो करता, ये अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक नेचर शो नहीं करता, तो क्या ये स्ट्रक्चर बन पाता, नहीं। ठीक है, और हम जानते हैं सेल का जो साइटोप्लाज्म है एक्वस मीडियम में, सॉरी एक्वस मीडियम में, और उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, वाटर प्रेजेंट है। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोफोबिसिटी ज़्यादा वहाँ पे डोमिनेट करेगा, और प्रोटीन के जो टर्सरी स्ट्रक्चर है उसमें ज़्यादा रोल कौन प्ले करेगा, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अब इस चीज़ को मिटाते थोड़ा, बढ़ते हैं हम आगे। अब डाइसल्फाइड आपको पता होगा किसकी वजह से बनता है, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देख रखा है, लास्ट लेक्चर, तो प्लीज़ देख के आओ अमाइनो एसिड। मैं यहाँ पे बार बार वो चीज़ नहीं बताऊंगा। जो सिस्टीन में सिस्टीन का आर ग्रुप क्या है, CH2SH, ठीक है ना। और एक सिस्टीन ले लो, CH2SH, ठीक है, 2 सिस्टीन है हमारे पास। तो क्या होता है ना, इसका जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गायब हो जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, और ये दोनों सल्फर के बीच में बॉन्ड बन जाती है। तो ये है हमारा क्या, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ये बॉन्ड का नेचर कैसे, कोवेलेंट है, कोवेलेंट है। इसको बोलते हैं हम डाइसल्फाइड ब्रिज, ये तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड आर एक्सट्रीमली रेयर होता है कहाँ पे, साइटोसोलिक प्रोटीन में। साइटोसोलिक मीन्स जो प्रोटीन साइटोसोल में, अब साइटोसोल क्या होता है वो आपको पता होगा। तो साइटोसोल में जो प्रोटीन है, साइटोसोल में जो प्रोटीन है वहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है, बहुत रेयर होता है कि आपको देखने मिलेगा। वैसे तो हम ना ही बोलेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा, देखो जब ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो क्या हुआ इस चीज़ का, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना, हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, तो बेसिकली ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। और हम जानते हैं जो साइटोसोल है वो कैसा है, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है। साइटोसोल का इन्वायरमेंट कैसा है, रिड्यूसिंग, वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ज़्यादा है, साइटोसोल में रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो रिडक्शन करवाना चाहेंगे, वो ऑक्सीडेशन होने देंगे ही नहीं इधर, ठीक है। वो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, साइटोसोल में ये ऑक्सीडेशन होने देंगे ही नहीं, वो इस चीज़ को होने ही नहीं देंगे। साइटोसोल में रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देंगे सिस्टीन को, तो वो इस चीज़ को होने ही नहीं देंगे। हम जानते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड बनना है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनना है तो भाई ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होगा। बट साइटोसोल का नेचर कैसा है, साइटोसोल का एनवायरनमेंट कैसा है, वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है। तो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में आप ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते हो, बहुत मुश्किल है। हो भी जाए तो रेयर होगा, बहुत रेयर होगा कि हाँ हो रहा है, बहुत रेयर देखने मिलता है। इन secreted protein that do not spend time in cytoplasm, disulfide bond between cysteine residue helps to maintain protein tertiary structure। ऐसा प्रोटीन जो सिक्रेटेड हुआ है, ऐसा प्रोटीन जिसको टाइम स्पेंड नहीं करना साइटोप्लाज्म में, जिसको साइटोप्लाज्म में टाइम स्पेंड नहीं करना है। साइटोप्लाज्म में आप जानते हो एनवायरनमेंट कैसा है, साइटोप्लाज्म का एनवायरनमेंट है रिड्यूसिंग, बट उसको साइटोप्लाज्म में ज़्यादा टाइम बिताना ही नहीं है, साइटोप्लाज्म में टाइम बिताना नहीं, उसको सेल से बाहर निकलना है, ठीक है ना, उसको सेल से बाहर निकलना है, कहीं और जाना है उसको, ठीक है। तो ऐसे प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, किसके बीच में, सिस्टीन का रेसिड्यू हमें पता है, तो वो हेल्प करता है मेंटेनिंग टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आगे, इन वाटर सोल्यूबल ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है ना, वाटर सोल्यूबल जो प्रोटीन होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन बेसिकली वाटर सोल्यूबल होते हैं, याद रखना, जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, सच एज मायोग्लोबिन, ठीक है ना। एक प्रोटीन का एग्जांपल दे रखा है मायोग्लोबिन, जो कि वाटर सोल्यूबल है।
मायोग्लोबिन जो कि है वाटर सोल्यूबल, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। टर्शरी इंटरेक्शंस आर स्टेबलाइज्ड बाय फोल्डिंग ऑफ नॉन पोलर अमाइनो एसिड इन दी हाइड्रोफोबिक इंटीरियर अवे फ्रॉम दी सराउंडिंग एक्वस। देखो क्या हो रहा है, जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, इस चीज का मतलब समझो, मैं किसका मतलब समझा रहा हूँ इसका, इस लाइन का मतलब समझो। जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन बेसिकली ऐसा शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है और वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। जो ग्लोब्यूलर शेप है, इसका जो ग्लोब्यूलर शेप है, इसका जो ग्लोब्यूलर शेप है वो किस कारण है, इसका जो ग्लोब्यूलर शेप है उसका कारण है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। उसका कारण क्या है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। जैसे कि अभी मैंने एक बना के आपको दिखाया था, अभी मैंने आपको अमाइनो एसिड की चेन बना के दिखाई थी, ठीक है ना, अमाइनो एसिड का मैंने चेन बना के दिखाया था कि जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड होंगे, जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड होंगे, मान लो ये एक अमाइनो एसिड की चेन है, ये रेड वाले पोलर है, रेड वाले क्या है, पोलर। तो जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, नॉन पोलर कौन है, ग्रीन। जैसे ही अब इस अमाइनो एसिड को अगर आप एक्वस में डाल दोगे, इस अमाइनो एसिड को जब आप एक्वस में डालोगे, सॉरी इस अमाइनो एसिड की चेन को जब आप एक्वस मीडियम में डालोगे, तो क्या होगा ना, ये जो ग्रीन हिस्सा है, जो ग्रीन है, जो क्या है आपका नॉन पोलर, वो क्या हो जाएगा, ये प्रोटीन आपका इस शेप में आ जाएगा, कुछ ऐसा ग्लोब्यूलर शेप ले लेगा, स्फेरिकल शेप जैसा कुछ, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब ये ग्लोब्यूलर शेप ले लेगा और ये जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड है वो चाहेंगे कि वो प्रोटीन के कोर में चले जाएं, तो वही बोल रहे हैं इन वाटर सोल्यूबल, जो वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन सच एज मायोग्लोबिन एग्जांपल दे रखा है। टर्सरी इंटरेक्शन आर स्टेबलाइज, जो टर्सरी स्ट्रक्चर बना है वो किसकी वजह से स्टेबलाइज है, ये टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे स्टेबलाइज है, वो उसके स्टेबलाइजेशन का के पीछे कौन रोल प्ले कर रहा है, फोल्डिंग ऑफ नॉन पोलर अमाइनो एसिड। जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड है वो फोल्ड हुए हैं इन दी हाइड्रोफोबिक इंटीरियर, जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड है जो हाइड्रोफोबिक है वो इंटीरियर, ठीक है ना, इस प्रोटीन के जो ग्लोब्यूलर शेप है उसके इंटीरियर अंदर वाले हिस्से में, कोर बोल सकते हो, इंटीरियर अवे फ्रॉम दी सराउंडिंग एक्वस, जो आसपास की सराउंडिंग एक्वस है, वाटर वाले जो मीडियम है बाहर, तो उससे अवे है, उससे दूर है, हाइड्रोफिलिक मीडियम, बाहर का जो हाइड्रोफिलिक मीडियम है उससे दूर है, ठीक है। The protein's aqueous surface is enriched by चार्ज्ड और हाइड्रोफिलिक रेसिड्यू। जो प्रोटीन का जो सरफेस वाला प्रोटीन का जो सरफेस होता है, प्रोटीन का सरफेस, उस पर आपको कैसे टाइप के अमाइनो एसिड मिलेंगे, उस पर आपको मिलेंगे कैसे टाइप के अमाइनो एसिड, जो चार्ज्ड हो, जो कैसे हो, चार्ज्ड हो और हाइड्रोफिलिक नेचर के हो, जो हाइड्रोफिलिक नेचर के हो और जो चार्ज्ड हो। चार्ज अमाइनो एसिड हमने पढ़े कौन थे, 5 अमाइनो एसिड हमारे पास चार्ज अमाइनो एसिड है, कौन कौन से, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन और एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। बेसिकली एस्पार्टेट और ग्लूटामेट आपका क्या है, नेगेटिवली चार्ज, और बाकी तीनों क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। एस्पार्टेट और ग्लूटामेट को आप क्या बोल सकते हो, एसिडिक अमाइनो एसिड। तो जो सरफेस जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, तो उनके सरफेस पे क्या होगा, कोई भी प्रोटीन हो उनके सरफेस पे क्या होगा, अगर बाहर का मीडियम अगर एक्वस है, तो सरफेस पे कौन से टाइप के अमाइनो एसिड रहेंगे, कौन से टाइप के, पोलर हाइड्रोफिलिक वाले, चार्ज्ड वाले, सो दैट वो क्या कर सके, वो वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन बना सके। अब आगे, A variety of common and stable tertiary structure appear in a large number of protein that is unrelated in both function and evolution। देखो इसका मतलब समझो पहले यहाँ तक का, A variety of common and stable tertiary structure appeared in a large number of protein। देखो बहुत सारे प्रोटीन देखोगे तो उसमें क्या कॉमन मिलेगा, उसमें ना एक उसका टर्सरी स्ट्रक्चर आपको कॉमन मिलेगा, बहुत सारे प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर आपको कॉमन मिलेगा।
ए वैरायटी ऑफ कॉमन एंड स्टेबल टर्सरी स्ट्रक्चर, कॉमन है और स्टेबल टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर कैसा है, कॉमन है, ज़्यादातर प्रोटीन में देखने मिलेगा वही स्ट्रक्चर, कॉमन है और वो स्टेबल भी है। एक टर्सरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम एक टर्सरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो स्टेबल है और वो कॉमन है, मीन्स ये वाला टर्सरी स्ट्रक्चर बहुत सारे प्रोटीन में देखा जाता है, बहुत सारे प्रोटीन में यही वाला टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। बताऊंगा कौन सा। ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे प्रोटीन में देखा जाता है और ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो स्टेबल भी है, अच्छा खासा स्टेबल, मस्ट स्टेबल है ये बहुत सारे प्रोटीन में देखा जाता है। अपीयर इन ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स, बट वो जो प्रोटीन्स है वो जो डिफरेंट प्रोटीन में यही वाला जो डिफरेंट प्रोटीन में ये वाला जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है हमें, बट ये जो डिफरेंट प्रोटीन है ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये दोनों प्रोटीन ऐसा नहीं कि ये दोनों भाई बंधु हो, एक जैसे काम करते हो ना, ये दोनों अलग अलग काम करते हैं, ये दोनों भी अलग अलग काम करते हैं, ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। तो दीज प्रोटीन आर अनरिलेटेड टू ईच अदर इन बोथ फंक्शन एंड इवोल्यूशन। फंक्शन की वजह से देखोगे, फंक्शन से कंपेयर करोगे दोनों का फंक्शन अलग होता है, इवोल्यूशन का की वजह से देखोगे दोनों का इवोल्यूशन भी अलग तरीके से हुआ है, ठीक है, अलग अलग जैसे इवोल्व हुआ है। बट इनके अंदर का जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो एक जैसा रहता है, एक जैसा, मतलब कुछ सिमिलरिटी देखने मिलती है। फॉर एग्जांपल मेनी प्रोटीन, ज़्यादातर प्रोटीन में आप देखोगे कैसा टर्सरी स्ट्रक्चर दिखने मिलेगा, टिम बैरल। टिम बैरल इज ए टर्सरी स्ट्रक्चर। पहले टिम बैरल की बात करते हैं क्या होता है, पहले हम टिम बैरल की बात करते हैं, ठीक है, बाद में बात करेंगे, वापस इस पॉइंट पे आएंगे, समझाएंगे। पहले टिम बैरल की बात करो। टिम बैरल एक स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर है। टिम बैरल क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इसमें 8 बीटा शीट होता है, 8 बीटा स्ट्रैंड होता है, 8 बीटा स्ट्रैंड होता है और 8 हेलिक्स होता है। 8 हेलिक्स और 8 बीटा स्ट्रैंड। देखो ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रैंड है, गिनो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके पास 8 स्ट्रैंड है, 8 क्या है, स्ट्रैंड है, 8 स्ट्रैंड है और 8 आपके पास हेलिक्स है। देखो ये हेलिक्स है, तो हेलिक्स कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हेलिक्स हैं और 8 स्ट्रैंड है, और जो स्ट्रैंड है वो आपस में जुड़े हुए हैं। देखो दीज 8 स्ट्रैंड, ये जो स्ट्रैंड की बात करते हैं, जो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड नंबर 1 और स्ट्रैंड नंबर 2 आपस में जुड़े हैं, हाँ जुड़े हैं। किसके थ्रू, थ्रू दी हेलिक्स, थ्रू दी हेलिक्स। ये देख लो ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड आपस में कैसे जुड़े हैं, थ्रू दी हेलिक्स, हेलिक्स के थ्रू जुड़े हुए हैं ये दोनों, दिख रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं ए टिम बैरल होल्ड इस टर्सरी स्ट्रक्चर। टिम बैरल एक टर्सरी स्ट्रक्चर है विच कंटेन 8 एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड, और जो बीटा स्ट्रैंड होता है वो एंटी पैरेलल होता है, ठीक है ना। बीटा स्ट्रैंड क्या होता है, एंटी पैरेलल। इन सर्कल ईच कनेक्टेड टू, इन सर्कल के बाद में देखने, ईच कनेक्टेड टू ईच अदर, हाँ, ये जो 8 बीटा स्ट्रैंड है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय अल्फा हेलिक्स इन बिटवीन देम। समझ में आया, ठीक है। अभी तो हमने खोल कैसे देख लिया, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर आपका ये है, ये नीचे वाला एक्चुअल स्ट्रक्चर आपका ये है, देख लो। ये जो स्ट्रैंड है, ये जो बीटा स्ट्रैंड है एक साइक्लिक फॉर्म में है, एक सर्कल में है, जो बोला इन ए सर्कल। बीटा स्ट्रैंड कैसे अरेंज है, इन ए सर्कल, इन ए सर्कल। और कैसे दो बीटा स्ट्रैंड आपस में कैसे कनेक्टेड है, थ्रू हेलिक्स। तो वही हम बात कर रहे थे कि मैनी प्रोटीन्स आर शेप्ड लाइक ए टिम बैरल, इसी को बोलते हैं टिम बैरल, ये टिम बैरल है, ये टिम बैरल। ज़्यादातर प्रोटीन में आपको ये स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, मैनी प्रोटीन्स आर शेप्ड लाइक ए टिम बैरल। और टिम बैरल नाम कहाँ से है, आफ्टर दी एंजाइम ट्राइयोस फॉस्फेट आइसोमरेज, ट्राइयोस फॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है ना। ट्राइयोस फॉस्फेट आइसोमरेज जो एंजाइम है, ये एंजाइम पहली बार ये एंजाइम ढूंढा गया जिसके अंदर आपको टिम बैरल मिला। टिम बैरल सबसे पहली बार, टिम बैरल स्ट्रक्चर पहली बार कहाँ पे देखा गया था, टिम बैरल स्ट्रक्चर पहली बार देखा गया था ट्राइयोस फॉस्फेट आइसोमरेज, ये जो एंजाइम निकला हमें मिला, तो पहली बार इस एंजाइम में हमें टिम बैरल दिखा, टिम बैरल। तो टिम बैरल हमें पहली बार कहाँ दिखा, इस एंजाइम में। ऐसा नहीं कि टिम बैरल इसी में होता है, बहुत सारे एंजाइम ऐसे मिलेंगे जहाँ पे टिम बैरल जैसा स्ट्रक्चर देखने मिलेगा।
एक कन्वर्ज्ड एक सॉरी ठीक है, एक कंजर्व्ड मेटाबॉलिक एंजाइम, एक कंजर्व्ड मेटाबॉलिक एंजाइम। अब ये जो टिम बैरल ना, टिम बैरल देखोगे तो ऑलमोस्ट आपके पास 20% जो प्रोटीन है, 20% जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, तो उसमें आपको टिम बैरल देखने मिलता है। टिम बैरल बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, ठीक है ना। टिम बैरल स्ट्रक्चर 20% प्रोटीन में आपको यही देखने मिलेगा। अगर ऐसे देखा जाओगे तो 8 में से 6 प्रोटीन में आपको टिम बैरल देखने मिलता है। वैसे ज़्यादा हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। बस हमें इतना जान लेना कि टिम बैरल बहुत कॉमन, टिम बैरल बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, बहुत कॉमन, ठीक है ना। टिम बैरल इज बहुत कॉमन, टिम बैरल बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब तो मेन बात क्या है ना, इसको बोल रहे हैं, इसको हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कंजर्व्ड मेटाबॉलिक एंजाइम। ये आपको बिल्कुल इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाते हैं। क्या मीन्स, ये आपको छोटे जीव मतलब बैक्टीरिया टाइप में, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन जो प्रेजेंट है उसमें भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, और ह्यूमंस जो पूरा डेवलप है, एनिमल्स की बात करते हैं, उसमें भी टिम बैरल स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा, ठीक है ना। तो टिम बैरल स्ट्रक्चर बहुत फेमस है। टिम बैरल स्ट्रक्चर सारे ऑर्गेनिज्म, ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ टिम बैरल स्ट्रक्चर, उनके प्रोटीन में टिम बैरल स्ट्रक्चर आपको देखने मिल जाएगा। तो ये दिखाता है आपका क्या, ये आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है। तो कंजर्व्ड मेटाबॉलिक एंजाइम है ये, तब से अब तक कंजर्व्ड रहा है, जब से सेल बनी फिर और अभी तक। तो ये स्ट्रक्चर कंजर्व्ड रहा है, इसको बहुत प्रिमिटिव स्ट्रक्चर माना जा रहा है, ठीक है ना। प्रिमिटिव स्ट्रक्चर माना जाता है टिम बैरल को, बहुत कॉमन है ये। तो बात कर रहे थे हम टिम बैरल की, तो इतनी बात रखनी है हमें, ठीक है। हमने देख लिया, इस चीज़ को वापस एक बार देख लेते हैं। ए वैरायटी ऑफ कॉमन एंड स्टेबल टर्सरी स्ट्रक्चर, किसकी बात करें, टिम बैरल की। अपीयर्ड इन लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन, ज़्यादातर प्रोटीन में आपको ये देखने मिल जाएगा। दैट इज अनरिलेटेड बोथ इन फंक्शन एंड बोथ इवोल्यूशन, जो फंक्शन और इवोल्यूशन दोनों प्रोटीन का एक जैसा अलग अलग है, ठीक है ना। फंक्शन और इवोल्यूशन दोनों प्रोटीन का फंक्शन, मतलब डिफरेंट प्रोटीन ले लो तो फंक्शन सबके अलग अलग है, सबके फंक्शन अलग है, इवोल्यूशन अलग अलग है, ठीक है। इनके फंक्शन और इवोल्यूशन में कोई कॉमन चीज़ नहीं देखने मिलेगी, बट इनमें कॉमन क्या देखने मिला, इनमें कॉमन देखने मिला वो स्ट्रक्चर टिम बैरल। इसमें भी टिम बैरल, इसमें भी। फॉर एग्जाम्पल, मेनी प्रोटीन्स आर शेप्ड लाइक ए टिम बैरल नेम्ड आफ्टर एंजाइम ट्राइयोस फॉस्फेट आइसोमरेज, ए कंजर्व्ड मेटाबॉलिक एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये आपको, ये एंजाइम आपको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में देखने मिलेंगे। प्रिमिटिव एंजाइम इसको बोला जाता है। टिम बैरल स्ट्रक्चर भी बहुत प्रिमिटिव है और ये एंजाइम भी बहुत प्रिमिटिव है। कंपेयर करें, बात करें इस एंजाइम की, तो ये एंजाइम भी आपको बहुत लोअर ऑर्गेनिज्म से लेकर हायर ऑर्गेनिज्म में भी आपको ये एंजाइम देखने को मिलता है, ट्राइयोस फॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है। तो आज की लेक्चर को हम यहीं पे ओवर करेंगे। हमने देखा आज के लेक्चर में क्या, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो टर्सरी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे से थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन जुड़े हुए हैं, ठीक है। और बात करके याद रखिएगा डाइसल्फाइड के बारे में एक चीज़ की, हाँ ये एक्सट्रीमली रेयर साइटोसोलिक प्रोटीन में नहीं पाया जाएगा, साइटोसोलिक प्रोटीन में नहीं पाया जाएगा। आउटसाइड दी सेल यहाँ ये प्रोटीन एग्जिस्ट कर जाएगा, आउटसाइड दी सेल आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड इंटरेक्शन ये देखने को मिलेगा, बट इनसाइड दी सेल ये बहुत रेयर है, क्योंकि सेल के अंदर का इन्वायरमेंट कैसा है, सेल के अंदर का इन्वायरमेंट बेसिकली, पहली बात तो ये कैसा है, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है। कैसा इन्वायरमेंट है, रिड्यूसिंग। और रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे बना दोगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए हमें कैसा चाहिए इन्वायरमेंट, कैसा चाहिए, ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट, ठीक है ना। आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के साथ। बेसिकली आई होप कि आपको टिम बैरल समझ में आया होगा, टिम बैरल।